हेलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल में ही इसको टीच किया जाता है एंड कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट स्टेप में यूज में आती है, जिसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा कि नेम से ही पता है, एलिमिनेट हो जाना, यानी रिएक्टेंट में या कंपाउंड में प्रेजेंट कुछ एटम या ग्रुप अगर रिमूव हो जाते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, उस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता, केवल और केवल सिंपल डेफिनेशन की फॉर्म में इसको समझा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है जिसमें Y एंड Z यहाँ पर एटम जुड़े हुए हैं और ये एटम है इस कंपाउंड से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी Y एंड Z आपस में मिलकर के YZ कंपाउंड बना लेते हैं एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्किन बनाते हैं। एल्किन में आपने देखा कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कार्बन एंड Y के बीच का बॉन्ड टूटा है, कार्बन एंड Z के बीच का बॉन्ड टूटता है एंड यानी दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस लेक्चर में हम कितने टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है बच्चों अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, फिर सेकंड होता है अल्फा बीटा एंड थर्ड होता है अल्फा गामा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर एलिमिनेट होने वाले दोनों ग्रुप या एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। सेम पोजीशन से रिमूव होंगे, इसलिए इसे कहेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। अगर अलग अलग पोजीशन से रिमूव होते हैं तो वहां पर अल्फा बीटा या अल्फा गामा वाली टर्म यूज में लेते हैं। जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है जिसमें जिस कार्बन से X एंड Y जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अल्फा और उसके पास वाले कार्बन को हम कहेंगे बीटा। X एंड Y दोनों जो एटम या ग्रुप है वो इसी पोजीशन से रिमूव होते हैं, यानी कार्बन से ही रिमूव होते हैं, इसलिए हम इसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे क्योंकि एक ही एटम से रिमूव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जैसे ही ये रिमूव होते हैं यहां पर X एंड Y सेपरेटली चला गया और साथ ही साथ में एक इंटरमीडिएट यहां पर बच गया। इंटरमीडिएट क्यों बोला? क्योंकि ये स्पीसीज न्यूट्रल तो है लेकिन इसमें एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपने देखा यहां पर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे काउंट करेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 to 4 एंड यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ही है। 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्रेजेंट है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये जल्दी से रिएक्शन भी कर लेता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। यहां पर देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बच्चों? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी टेंडेंसी है। बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होता है, केमिकल रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड के साथ में आसानी से रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट बना लेता है। या मैं कह सकता हूं कि अगर दूसरे कंपाउंड नहीं मिलते हैं तो ये आपस में भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है, यानी ये कार्बन रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह से यहां पर मैंने आपको बताया कि कार्बन का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से नाइट्रीन स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होता है। नो डाउट आजकल फ्री नाइट्रेन को शो नहीं करते हैं क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक होती है, उसकी जगह कंसल्टेड मैकेनिज्म शो करते हैं। कंसल्टेड मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों कि वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एक साथ हम शो करते हैं और इंटरमीडिएट नाइट्रीन या हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज नहीं बनाते हैं। तो यहां पर बच्चों कार्बन बनता है, कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल और अल्फा अल्फा एलिमिनेशन से बनता है। चलो बच्चों, कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है। अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो भी यहां पर एक इंटरमीडिएट कार्बन बनता है। जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर हमने शो किया हुआ क्लोरोफॉर्म है
एल्कोहलिक की NaOH के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो डाइक्लोरोकार्बन बनाता है। अब कैसे बनता है ये सब चीजें हम शो करते हैं मैकेनिज्म में। बच्चों आप लोगों को पता है कि NaOH बहुत ही अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन लिबरेट करता है। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ये टूट जाएगा और OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा। बच्चों OH नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा बेस होता है और ये वहां पर अटैक करता है जहां पर कि प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, या मैं कहूंगा प्रोटॉन लवर होता है ये, यानी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की या उसको हटाने की टेंडेंसी रखता है। बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल या मैं कहूंगा बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों टर्म है, उसमें डिफरेंस क्या है। कभी मैं बोलता हूं कि न्यूक्लियोफाइल, कभी बोलता हूं बेस। तो बच्चों मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा कि बेस होता है वो प्रोटॉन पे अटैक करता है, प्रोटॉन को लेकर के चला जाता है, और न्यूक्लियोफाइल होता है वो प्रोटॉन के अलावा अदर एटम जैसे कि मैं कहूंगा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, इन पर अटैक करता है और केमिकल रिएक्शन देता है। तो प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो बेस होगा, और प्रोटॉन के अलावा अगर अटैक करता है तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि इसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। तो चलो बच्चों, OH नेगेटिव यहां पर बेस की तरह काम करता है, ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, यानी प्रोटॉन लेकर के जाएगा। जैसे कि मैं कहूंगा ये जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा बच्चों? देखो यहां पर ये क्लोरोफॉर्म पे अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? क्लोरोफॉर्म पे। और जैसे ही ये इस पर अटैक करता है वैसे क्या होगा बोलो? यहां पर आपका HOH बन जाएगा, साथ ही साथ में एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जिसे मैं कहूंगा ट्राइक्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन, ये आपका बनता है। ट्राइक्लोरोकार्बेनाइन नो डाउट रेजोनेंस से स्टेबिलिटी तो गेन करता है, यानी कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, वो क्लोरीन के d ऑर्बिटल के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है। लेकिन ये इन कंडीशन में क्या होता है बच्चों? CCl3 जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन या एक Cl नेगेटिव दे देता है। क्या दे देता है? एक Cl नेगेटिव आयन दे देता है और आपका डाइक्लोरोकार्बन बनता है। नो डाउट रेजोनेंस से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन करता है, लेकिन इन कंडीशन में CCl3 नेगेटिव लेस स्टेबल होता और ये जल्दी से Cl नेगेटिव दे देता और आपका डाइक्लोरोकार्बन बनाता है। इस कंपाउंड या स्पीसीज का नेम है डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन ये एक इंटरमीडिएट है बच्चों, यहां पर ये दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। कई रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन बनता है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे नेम्ड रिएक्शन ले रहा हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम के अंदर उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की पॉसिबिलिटी है। पहला है रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन। रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या बनता है? रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन में बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये मेजर कंपाउंड होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, एंड पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये माइनर कंपाउंड होता है। यहां पर मैं लिखूंगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये आपका माइनर कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है। तो कैसे बनता है ये हम देखते हैं मैकेनिज्म में। बच्चों आप लोगों को पता कि फिनोल होता है वो एसिड होता है, NaOH होता है वो बेस होता है। आपने देखा NaOH है ये जल्दी से आयनाइज हो जाता है और Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूट जाता है। OH नेगेटिव जब सॉल्यूशन में मिलता है या फ्रीली मिलता है तो ऐसे में इसके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। ये एक तो फिनोल के साथ में रिएक्शन कर लेता और एक क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कर लेता। बच्चों यहाँ पर दोनों के साथ में रिएक्शन करता, कैसे करता मैं आपको बताता हूँ। फिनोल है नेचर में एसिडिक होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है क्यों होता है, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद में जो आयन बनता है फिनोक्साइड आयन वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पर देखो ये जो OH है वो किस पर अटैक करेगा? इस H पर अटैक करेगा और यहाँ पर H2O ले जाएगा, यानी आपका जो
प्रोडक्ट बनेगा, एक तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बनेगा एंड साथ ही साथ में H2O बनेगा। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। कैसे करता है देखते हैं यहाँ पर। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बच्चों, और इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर के साथ या बेंजीन रिंग में प्रेजेंट पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है। ये लोन पेयर है पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो इस तरह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। और बच्चों जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है वैसे ही क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो मैं यहां पर ये शो कर सकता हूं कि इसमें रेजोनेंस के थ्रू जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो कार्बन जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और इसीलिए ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि पहला तो काम था OH का, क्या, फिनॉक्साइड आयन बनाना, यानी फिनोल को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो डेफिनेटली वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि जो OH है वो क्या काम करता है वो भी देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्कोहलिक KOH है वो क्या करता है कि क्लोरोफॉर्म से H and Cl दोनों रिमूव कर लेता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू। तो यहां पर देखिए OH नेगेटिव है, ये क्लोरोफॉर्म का H है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, यहां से H ले लेंगे, यहां से OH यानी OH H को लेकर के चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बनेगा H2O प्लस साथ ही साथ में CCl3 नेगेटिव बनेगा। बच्चों CCl3 नेगेटिव होता है, ये लेस स्टेबल होता है इन कंडीशन में, और जल्दी से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है और डाइक्लोरोकार्बन एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बन। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन अभी इंटरमीडिएट बनाया है मैंने, अभी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, केवल और केवल एक रोल मैंने आपको बताया है OH नेगेटिव का रोल। OH नेगेटिव क्या करता, फिनोल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरोफॉर्म को डाइक्लोरोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डाइक्लोरोकार्बन अदर कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है। तो यहां पर डाइक्लोरोकार्बन फिनॉक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन करेगी। कैसे रिएक्शन करेगी देखते हैं। देखिए बच्चों, जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें मैंने आपको बताया कि उसका जो कार्बन है, यानी कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहती है और वो जल्दी से अटैक करता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक करता है। ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है अभी राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, इसे बेस नहीं कर सकते। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये जो है आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब आपने देखा कि ये जो है नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में आपका एडक्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एडक्ट बनाता है। कैसे बनाता है एडक्ट? यहां पर कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। जब कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहां पर देखिए ये फिनॉक्साइड आयन का कार्बन अपने इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन को देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसलिए मैं कहूंगा लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी स्पीसीज पर क्या होगा बोलो जल्दी से, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। बच्चों सेकंड इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में, ये वाला, ये सेकंड इंटरमीडिएट है। यहां पर मैं लिख देता हूं इंटरमीडिएट। ओके, ये इंटरमीडिएट बन गया इस रिएक्शन में। बच्चों कई बार जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका, इवन नीट में भी क्वेश्चन आ चुका कि रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका। तो रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन में
इंटरमीडिएट बनता है, एक तो डाइक्लोरोकार्बिन, एक सेकेंड इंटरमीडिएट ये है, और थर्ड, और मैं आपको बताता हूं यहां पर ये जो इंटरमीडिएट है इस पर OH नेगेटिव अटैक करता है। OH नेगेटिव अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा? क्योंकि बच्चों यहां पर अगर ये वाला H चला जाता है, ये वाला H अगर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, और आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्या होगा, OH है वो इस पर अटैक करता है, जैसे अटैक करेगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि एक स्पीसीज पर दो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो CCl2 का कार्बन है, या मैं कहूँगा बाहर वाला जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी वाटर पे अटैक करता है, और वाटर पे अटैक करके क्या करेगा बच्चों, यहां पर H ले लेगा, यानी मैं कहूंगा OH नेगेटिव ऑब्लिक HOH इनकी केमिकल रिएक्शन है। यानी मैं अगर सिंपली ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहां से H, ये वाला H है, ये रिमूव होकर के इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है। किससे? रिंग पर जो प्रेजेंट H है वो बाहर वाले कार्बन से जुड़ जाता है। ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां से रिमूव होगा और इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो हमें मिलेगा वो इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलता है हमें। ये थर्ड इंटरमीडिएट है बच्चों। यहां पर 3 इंटरमीडिएट मिलते हैं रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर अगेन ये जो इंटरमीडिएट है, फाइनल इंटरमीडिएट, इस पर बेस अटैक करता है। कौन अटैक करता है बच्चों? बेस। बेस कौन सा है? OH नेगेटिव, और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 जब रिएक्शन होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, Cl हट जाएगा एंड वहां पर OH आ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये H एंड OH लिबरेट कर देता है, और फाइनली हमें सैलिसिल एल्डिहाइड का एनाइन मिल जाएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड का एनाइन मिल जाता है। यहां पर ये H2 फ्री हो गया। जैसा कि मैंने फाइनली सेकेंड स्टेप में यहां पर शो किया हुआ है कि सेकेंड स्टेप में यहां पर H पॉजिटिव शो किया हुआ, मतलब एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करवाते हैं। क्यों ट्रीट करवाते हैं? उसका रीजन क्या है कि हमें न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाए। तो जब ये सैलिसिल एल्डिहाइड का एनाइन मिलता है तो उसको फर्दर ट्रीट करवाते हैं एसिड से, या एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन करवाते हैं, ताकि फिर वो न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन देता है और ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है, और इसमें से एक स्टेप में अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, और उसी की रिएक्शन होती है। नो डाउट इस रिएक्शन में काफी टाइप की रिएक्शन इंक्लूड है। एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद में अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनोक्साइड आयन जब डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक करता है तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ESR ही दे रहा है, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद में फिर SN2 रिएक्शन होगी। तो कई रिएक्शन का इसके अंदर मिक्सचर है बच्चों। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपली अगर आपको एक लाइन में ही अगर इस रिएक्शन को याद करना है तो कैसे करें बच्चों? यहां पर देखो, ये आपका फिनोल है। फिनोल के अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है उसका H मैंने लिया। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, इसको इस तरह से ले सकते हैं। यस, यहां से HCl होगा बच्चों। क्या होगा? ये HCl रिमूव हो जाएगा, पहला पॉइंट। साथ ही साथ में यहां पर KOH है, वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक तो HCl यहां से जाएगा, और ये बेस है डाइक्ली Cl को रिमूव करेगा। तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH की रिक्वायरमेंट होगी। तो HCl के साथ में KOH का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और 2 मोल्स है या 2 मॉलिक्यूलर KOH के वो Cl को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। एक सिंगल स्टेप के अंदर मैं इसको समझा सकता हूं इस टाइप से। ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, साथ ही साथ में 3KCl और H2O। मेजर प्रोडक्ट यही होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट होता है।
तो बच्चों पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। सेकेंड स्टेप लेते हैं या सेकेंड रिएक्शन लेते हैं हम, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। और एग्जाम में नीट, बोर्ड एंड जेई मेंस, जेई एडवांस में कई बार इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों यहाँ पर इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन की जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक केओएच के साथ में करवाते हैं। जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो एक काफी ज्यादा बदबूदार कंपाउंड या अनप्लेजेंट स्मेल वाला कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। और इसीलिए इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, क्योंकि एक सिंगल स्टेप में भी इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ में मैकेनिज्म भी इसकी समझेंगे, क्योंकि कभी कभी मैकेनिज्म के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ जाता है या आ सकता है। तो यहाँ पर अगेन वही रिएक्शन होगी बच्चों, KOH आयनाइज होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसके वही रोल रहेगा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने का। प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा कहां से? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से जैसे ही प्रोटॉन लेता है वैसे ही आपने देखा कि ये H2O बना लेता है, साथ ही साथ में CCl3 नेगेटिव बनाता है। बच्चों CCl3 नेगेटिव है, अगेन लेस स्टेबल होता है इन कंडीशन में। जब कभी भी CCl3 बनता है तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ये डाइक्लोरोकार्बन बनाता है, लेकिन जनरली मैंने बोला है ऐसा ऑलवेज नहीं होता। यहां पर देखिए फर्दर मैं बात करूंगा, ये Cl नेगेटिव है, ये चला गया और डाइक्लोरोकार्बन बन गया बच्चों। ये डाइक्लोरोकार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्राइमरी एमीन है। क्या बच्चों? प्राइमरी एमीन। उस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल था फिनोक्साइड आइन, और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये है प्राइमरी एमीन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सेम टाइप की रिएक्शन ही है। यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। यहां पर बच्चों प्राइमरी एमीन है, इस पर रिएक्ट करता है डाइक्लोरोकार्बन पर और एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों? एडिशन प्रोडक्ट, यानी RN यहां पर ये आपका H होगा, ये वाला H इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा बच्चों। आपने देखा ये एडक्ट बन गया, लेकिन बेस की हेल्प से क्या होगा? OH नेगेटिव, यानी मैं KOH लिखूंगा तो OH नेगेटिव क्या करता है? इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, और जैसे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होता है वैसे Cl धीरे धीरे चला जाता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? H एंड Cl यहां से चला जाएगा, क्या होगा? H चला जाएगा एंड Cl चला जाएगा। तो बच्चों जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा? RN, यहां पर डबल बॉन्ड, क्योंकि HCl चला गया तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज रह जाएंगे। CCl ये आपका होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक H और ये यहाँ पर आपका नेगेटिव, तो ही सी हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने देखा इस तरह से ये KCl बाहर चला गया, साथ ही साथ में H2O भी बाहर चला गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो बचा हुआ H एंड Cl, ये भी KOH की हेल्प से चला जाता है, यानी KOH में OH नेगेटिव प्रोटॉन को लेकर जाता है, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर है Cl को धीरे धीरे पुश करता हुआ बाहर निकाल देता है। तो यहां पर KOH की हेल्प से H एंड Cl चला गया, तो प्रोडक्ट बनेगा RNC। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको रख सकते हैं, KCl एंड H2O। बच्चों आपने देखा यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी है, एक तो रिमर-टिमेन फॉर्मुलेशन एंड सेकंड है कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। बनने वाला प्रोडक्ट है वो हाईली अनप्लीजेंट स्मेल वाला होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों? सेकंड पॉइंट क्या है कि ये काफी ज्यादा पॉइजनस भी होता है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में कंपैरिजन किया जाए तो आइसोसाइनाइड काफी ज्यादा पॉइजनस होता है,
इसको खाना ही मुश्किल है, लेकिन पॉइजनस नेचर इसकी ज़्यादा होती है। तो चलो यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड बन गया। अब मैं आपको एक सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कैसे हुई इसके बारे में बताता हूँ। बच्चों RNH यानी प्राइमरी एमीन मैंने यहाँ पर रखा, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाई, यहाँ पर Cl इस तरह से मैं रखूंगा H, साथ ही साथ में 3 जो KOH, ये कौन सा है, एल्कोहलिक है। ओके, जैसे ही हीट करोगे बच्चों यहाँ से HCl जाएगा। अगर मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं तो इस तरह से समझाऊंगा, HCl चला जाएगा, यहां से भी HNCl चला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चला जाएगा, और यहां से भी HCl चला जाएगा। इसलिए 3 मोल्स ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल KOH चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन में 3 मोल्स या इस रिएक्शन में 3 मोल्स KOH के यूज में आते हैं, 1 मोल क्लोरोफॉर्म एंड 1 मोल प्राइमरी एमीन। तो ये आइसोसाइनेट इस तरह से बनता है 3KCl साथ ही साथ में 3H2O। बच्चों कार्बिल एमीन जो रिएक्शन है वो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन है, ओनली एंड ओनली प्राइमरी एमीन ही इस टाइप की रिएक्शन को देता है। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, C2H5NH2 क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहलिक KOH यहां पर यूज में लेंगे। जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर देखते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही इस टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो एरोमेटिक अगर कंपाउंड लेता हूं तो एरोमेटिक में क्या होगा बच्चों, प्राइमरी एमीन या एनिलीन में लेता हूं, इसमें एनिलीन की जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाता हूं, वही अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं, तो ऐसे में हमें अगेन क्या मिल जाएगा बच्चों, इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर 3 लिखा मैंने, यहाँ पर भी आप 3 मोल्स ले सकते हो, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो जैसे ही रिएक्शन होती है फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, और 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3H2O। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई और उसकी मैकेनिज्म बताई, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो चलो आज के लेक्चर में मैंने अभी अल्फा अल्फा बताया, नाउ अल्फा गामा एलिमिनेशन ये भी बताता हूं। अगर 1-1 पोजीशन से ग्रुप रिमूव होते हैं तो उसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन करते हैं, 1-2 पोजीशन से अगर रिमूव होते हैं तो उसे अल्फा बीटा, एंड अगर 1-3 से रिमूव होते हैं ग्रुप तो उसे अल्फा गामा, या मैं कहूंगा 1-4 से अल्फा डेल्टा ओमेगा, इस तरह से ये चलते रहेगा, अल्फा ओमेगा इस तरह की क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अल्फा गामा और इससे आगे वाले एग्जांपल में 1 by 1 लेता हूं। बच्चों यहां पर जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें 1, 2, 3 यानी 1 पोजीशन पर X जुड़ा हुआ एंड 3rd पोजीशन पर Y जुड़ा हुआ। फर्स्ट एंड 3rd पोजीशन से X एंड Y बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं वैसे ही एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, साथ ही साथ में मैं यहां पर लिखूंगा X एंड Y ये बाहर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो X एंड Y ऐसे तो बाहर नहीं जाएंगे, किसी न किसी अदर रिएजेंट की हेल्प से ही बाहर जाते हैं। तो चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको देखते हैं। एग्जांपल है बच्चों 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ में कराते हैं या जिंक के साथ में इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। बच्चों जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो मैं ऐसा सिंपली इसको कह सकता हूं कि जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और साथ ही साथ में जिंक प्लस 2 भी लिख देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, यानी एक कार्बन ले लेगा, एक क्लोरीन ले लेगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बच्चों जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियस है कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कार्बन पे नेगेटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, और बीच में जिंक आ जाएगा। क्या आएगा? जिंक। तो बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो ये वाला बनेगा,
एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है बच्चों। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बनाए हुए हैं। यानी इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसी में एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो क्या होगा बच्चों, इंटरनली क्या होगा, ये कार्बन इस पर अटैक कर देगा और जैसे ही अटैक करता है एक 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, साथ ही साथ में ZnCl2 बाहर चला जाता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अल्फा गामा रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोकार्बन चेन में अगर 4 कार्बन 5 कार्बन या 6 कार्बन है तो कैसी रिएक्शन होती है, देखते हैं यहां पर बच्चों। यहां पर देखिए, इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है, यानी मैं कहूँ 1 2 3 एंड 4। तो क्या होगा बच्चों, जिंक जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कैसे बनाता है देखते हैं। जैसे ही ये सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और साथ ही साथ में जिंक प्लस 2 आयन उन आयन के साथ में जुड़ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जिंक ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए और पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl पे जाएगा। तो जैसे इसी पर जाता है वैसे ही क्या होगा, यहां पर ये एक इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा, ये वाला एक इंटरमीडिएट बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑलवेज रिमेंबर, जिंक है कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में आ जाएगा और कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट बना। लेकिन जैसे ही बनता है, आपको पता है कि ये वाला जो सेंटर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर होने की वजह से क्लोरीन के पास वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता। तो ये इस पर अटैक कर देगा और जैसे ही अटैक करता है वैसे ही क्या होगा, एक रिंग बनती है। कौन सी रिंग बनती है, साइक्लिक रिंग बनती है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी क्योंकि 4 कार्बन एटम है, साथ ही साथ में ZnCl2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से साइक्लोब्यूटेन बनता है। इस रिएक्शन में साइक्लोब्यूटेन बनेगा। और आगे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं तो साइक्लोपेंटेन बनता है। मैं इसका नेम लिखूंगा पहले साइक्लोब्यूटेन। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5। ओके, क्या होगा, यहां से Cl और यहां से Cl चला जाएगा और रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। किसकी हेल्प से, जिंक की हेल्प से। जिंक के साथ में हीट करने पर ऐसा होगा कि साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, फर्स्ट एंड 5th कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने से, और दोनों Cl जिंक के साथ में मिलकर के ZnCl2 बनाता है। क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहां पर आपका साइक्लोपेंटेन बनता है। बच्चों यहां पर एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। सपोज करो कि यहां पर जो है आपको 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जिंक डस्ट के साथ में हीट करने पर, जिंक डस्ट के साथ में अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, Cl यहां से चला जाएगा और Cl यहां से, यानी 1 and 6th पोजीशन से Cl चला जाता है और जैसे ही ये जाता है वैसे ही साइक्लोहेक्सेन बनता है बच्चों और ZnCl2 बनता है। मतलब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा, Cl एंड Cl दोनों Cl मिलकर के ZnCl2 बना लेंगे जिंक के साथ में, और बचा हुआ जो ग्रुप है वो साइक्लोहेक्सेन बनाता है। अगर एक एग्जांपल और लेता हूं तो किस टाइप का ले सकता हूं, देखो बच्चों यहां पर ये है, ये जो आपका है Cl यहां पे जुड़ा हुआ है एंड एक Cl यहां पे जुड़ा हुआ है। जिंक डस्ट के साथ में हीट करते हैं तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, यहां से Cl चला जाएगा, यहां से Cl चला जाएगा, यानी जो चेन होगी वो 5 कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी यहां पर। ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और जो साइड चेन है वो एज इट इज रह जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिथाइल साइक्लोपेंटेन मिलेगा और ZnCl2 बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। ये आपका है साइक्लोहेक्सेन और ये है आपका साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो बच्चों इस तरह से आज के लेक्चर में हमने
अल्फा अल्फा एलिमिनेशन एंड अल्फा गामा एलिमिनेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, पॉसिबल एग्जाम्पल है, वो मैंने करवाए हैं। कुछ नेम रिएक्शन भी करवाई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगले वीडियोस में हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों लेक्चर और जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।